कैलकुलेशन ऑफ हिंज फोर्स। देखिए, अब सही है। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशनल मोशन कंप्लीट कर लिया है। उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, इसलिए मैंने उस वीडियो को पहले कवर कर दिया। एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल नंबर 1, जैसे मान लो एक रॉड है। इस रॉड को हमने मान लो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हिंज करके रखा है, ठीक है। और ये जो रॉड है एक रस्सी से कनेक्टेड है, एक रस्सी से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अगर मैं आपसे अभी इस टाइम पर पूछूं कि क्योंकि रॉड इक्विलिब्रियम में है, गिवन है कि रॉड अच्छा, ये जो रॉड है ना इसका मास दे रखा है और लेंथ दे रखा है। सबसे पहला सवाल ये है कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड हिंज फोर्स, एंड हिंज फोर्स। पहला सवाल क्या पूछा इन्होंने? एक तो टेंशन बताना है और एक हिंज फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो देखो, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम से, सॉरी, फ्री बॉडी डायग्राम से। तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये वाइट वाला किधर गया? ये रहा रॉड। अच्छा, मैंने बताया था कि हिंज फोर्स जब भी दिखाना हो आपको तो बेस्ट होता है, हिंज फोर्स जब भी दिखाना हो आपको तो बेस्ट होता है कि आप एक रॉड के परपेंडिकुलर मान लो फोर्स और एक रॉड के पैरेलल मान लो फोर्स। दो फोर्स इस तरीके से, और दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, ऐसा हमने बात कर रखा है पहले भी। यहाँ पे लग रहा होगा इसका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और इस वाले पॉइंट पे लग रहा होगा टेंशन वाला फोर्स। कौन सा फोर्स? स्ट्रिंग में टेंशन आ रहा होगा। और अभी फिलहाल ये जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो मैं कह सकता हूं कि टोटल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन और टोटल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स, नेट फोर्स। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या फोर्स लगा? ओनली एफ एक्स लगा है। तो एफ एक्स को जीरो के बराबर होना पड़ेगा। कैसे पता? भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओनली फोर्स एफ एक्स लगा, क्या बॉडी एक्सेलरेट किया? नहीं। इसका मतलब एफ एक्स तो जीरो आ गया, तुरंत पता चल गया हमको। दूसरी बात, अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि भाई ऊपर की डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एफ वाई और टी, और नीचे क्या लग रहा है, एम जी। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एफ वाई प्लस टी मिल के किसको बैलेंस कर रहे होंगे? एम जी को। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया। मतलब एफ वाई और टी का सम एम जी के बराबर होगा, लेकिन अब मुझे एफ वाई भी चाहिए और टी भी चाहिए, तो कैसे निकले? टॉर्क। हमें ये पता है कि अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट जीरो होगा। फिर हमने ये भी समझ लिया था कि हम किसी ऐसे पॉइंट को चूज करेंगे कि एक वेरिएबल गायब हो जाए। बेस्ट क्या है कि यहाँ पे टॉर्क अबाउट हिंज लिख दो। यहाँ पे क्या लिखना है? टॉर्क अबाउट हिंज। टॉर्क अबाउट हिंज को जीरो कर दो। आपको अगर सर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर दे तो कर दो, कोई समस्या नहीं है, आंसर आएगा। लेकिन बेस्ट क्या है? हिंज के अबाउट करना, क्योंकि एक फोर्स वहां से गायब हो जाएगा, हिंज वाले फोर्सेस चले जाएंगे। तो अब हिंज के अबाउट अगर टॉर्क लिखोगे तो किसका किसका टॉर्क आएगा?
ओनली इस mg का और इस टेंशन का। इसका इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। तो देखो टॉर्क ऑफ mg अगर लिखोगे, एक तो आएगा टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ टेंशन इज इक्वल टू जीरो। मैंने आपको बताया था कि एक डायरेक्शन को प्लस लेना है, दूसरी डायरेक्शन को माइनस लेना है। भाई mg क्या चाहता है? mg क्या चाहता है? mg चाहता है कि रॉड ऐसे मूव कर जाए हिंज के अबाउट। और टेंशन टेंशन ऊपर की तरफ है ना, टेंशन चाहता है कि रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। तो देखो मैं मान लेता हूं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ऐसा मैं मान लेता हूं। तो मैं लिखूंगा mg इंटू एल बाई टू। एम जी वाला फोर्स कितने डिस्टेंस पे है हिंज से? एल बाई टू। तो मैं लिखूंगा एल बाई टू इंटू एम जी। प्लस का लिखा, प्लस का क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। माइनस, एक्चुअली टेंशन चाहता है कि रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। तो एल इंटू टी। एल कहाँ से आया? हिंज से वो डिस्टेंस है जहां पे टेंशन लग रहा है। तो इज इक्वल टू जीरो कर दिया। यहां से एल कैंसल आउट हो जाएगा और टी बराबर आ जाएगा एम जी बाई टू। और जैसे ही टेंशन आया एम जी बाई टू, इक्वेशन नंबर वन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एफ वाई प्लस एम जी बाई टू, अब तुमने टी निकाल लिया ना, इज इक्वल टू एम जी। तो एफ वाई कितना बना? एम जी बाई टू। ओ हो, कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे? एफ एक्स और सॉरी एफ वाई और टी दोनों बराबर है, जो कि होना भी चाहिए, आपको पता है। वही इस वाले केस में देखो ध्यान से, यहाँ पे हिंज वाला फोर्स और यहाँ पे टेंशन दोनों एंड पे लगे हुए हैं, रॉड के एंड पे, और रॉड एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो दोनों पे फोर्स सेम ही आएगा ना। यही रीजन है कि हिंज फोर्स और टेंशन दोनों इक्वल आए हैं। अब देखो अगला पार्ट इसका, अगले पार्ट का डायग्राम मैं बना देता हूं। इसका पार्ट बी, बी पार्ट देखो इंटरेस्टिंग, यहां आएगा मजा आपको। सवाल ये है, व्हेन स्ट्रिंग इज कट, व्हेन when string is cut, just after cutting string, find hinge force। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या हिंज फोर्स mg बाई टू नहीं रहेगा क्या जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग? कैलकुलेट करते हैं, वैसे वैसे फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा। देखो सॉल्यूशन, इसके जस्ट पहले अगर हमने कैलकुलेट किया था, जब हमने कट नहीं किया था स्ट्रिंग को, तब mg बाई टू दोनों आया था, टेंशन भी और हिंज फोर्स भी। अब देखते हैं, एबीडी बनाओ। सबसे पहला स्टेप, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ऊपर की तरफ लगा फोर्स, सॉरी भाई जस्ट आफ्टर कटिंग में बना रहा हूं। तो ये जो रस्सी है, रस्सी कट चुकी है ना, ये रस्सी कट चुकी है, तो यहां पे टेंशन जीरो हो चुका है। जैसे रस्सी कटी टेंशन जीरो, और यहां पे हमने मान लिया, ऊपर मान लिया एफ वाई, और इधर मान लिया एफ एक्स, और इधर आ गया एम जी। हमसे क्या पूछा है? हिंज फोर्स। अच्छा टेंशन तो लग नहीं रहा, मतलब जैसे टेंशन हटा, क्या रॉड एक्सेलरेट कर जाएगा कि नहीं? देखो कैसे, इस तरीके से। पहले यहां पे हमने रस्सी बांध के रखा था, जैसे रस्सी हटी, जैसे एक्सेलरेट करना चाहेगा, क्योंकि एक्सेलरेट करना चाह रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। सेंटर ऑफ मास विल एक्सेलरेट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसा क्यों हुआ देखो, अगर मैं टॉर्क अबाउट हिंज देखूं अब,
टॉर्क अबाउट हिंज, इसका और इसका तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, लेकिन किसका टॉर्क जीरो नहीं होगा? इसका। तो टॉर्क अबाउट हिंज अब जीरो नहीं बचेगा। अब टॉर्क अबाउट हिंज कुछ ना कुछ आ जाएगा एमजी की वजह से। पहले एमजी और टेंशन दोनों मिलके बैलेंस कर रहे थे, लेकिन अब टेंशन गायब हो चुका है। तो देखो, टॉर्क अबाउट हिंज अगर मैं लिखूं तो कितना लिखूंगा? L/2 इंटू एम जी। ये डिस्टेंस L/2 है ना। L/2 इंटू एम जी टॉर्क आया, और इसी टॉर्क की वजह से, इसी टॉर्क की वजह से ये जो रॉड है इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। रॉड के पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आ गया तो मैं इसको आई अबाउट हिंज इंटू अल्फा के बराबर लिखूंगा। एफ बराबर एम है, रॉड एक्सेलेट कर गया है तो एफ बराबर एम ए लिख रहा हूं मैं, रोटेशन वाला। तो टॉर्क की वैल्यू निकाला और उसको आई इंटू अल्फा के बराबर कर दिया। अब देखो, L/2 इंटू एम जी इज इक्वल टू आई अबाउट हिंज कितना होगा? एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। एम एल स्क्वायर बाई 3 कहां से है? रॉड। रॉड के एक एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से अल्फा पता चलता है कि 3g/2l आ जाएगा। 3g, ये कैपिटल एल है, ठीक है। 3g/2l आया है अल्फा की वैल्यू, पर उसे हम हिंज फोर्स कैसे निकालें? देखो, फिर से एक बार एफबीडी बनाते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। देखो, अब इक्विलिब्रियम नहीं रही। इक्विलिब्रियम होता तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करके। अब इक्विलिब्रियम नहीं है, नो इक्विलिब्रियम। तो ऐसे केस में, ऐसे केस में, अरे ऐसे केस में ये जो रॉड है ये एक्सेलरेट कर गया, क्योंकि ये अल्फा हमको पता चल चुका है। तो जरा बताओ, इस वाले पॉइंट का, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? क्या सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है? तो ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ए सी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालोगे तो आर इंटू अल्फा करोगे, और आर कितने के बराबर है? L/2 के बराबर है। तो L/2 इंटू अल्फा, तो ये हो जाएगा L/2 इंटू अल्फा कितना है? 3g/2l। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, यह 3g/4। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, आप तो पहले मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल ही क्यों रहे हो? क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट कर गई है इसलिए। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक ऐसा रॉड, एक ऐसा रॉड जिसके ऊपर इधर लगा Fy, इधर लगा Fx, और रॉड के पास एक एक्सेलरेशन है। अब हमें क्या करना है पता है? नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन हम F बराबर ma लिख रहे हैं फॉर बॉडी या फॉर रॉड। तो बताओ, नीचे की तरफ एक काम करते हैं, इसके पहले mg नीचे लग रहा है और पूरा पूरा सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ जा रहा है एसीएम से। तो नीचे की तरफ नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन मुझे लिखना है, तो मैं लिखूंगा mg माइनस Fy बराबर m इंटू ए सी। जब भी F बराबर m है, आप रिजिड बॉडी के लिए लिखते हो तो वो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से mg माइनस Fy बराबर m इंटू एसीएम कितना है? 3g/4। तो यहां से आप रीअरेंज करोगे तो Fy की वैल्यू 1 - 1/4 mg/4 हो जाएगी। पहले कितना आता था? जब वो इक्विलिब्रियम में था तब mg/2 था, लेकिन जैसे ही आपने इसको छोड़ा ना,
छोड़ने के जस्ट बाद हिंज के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में mg/4 फोर्स की वैल्यू आई है। अच्छा एफ एक्स कितना आएगा, ये एफ एक्स कितना आएगा भाई? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या सेंटर ऑफ मास के पास? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है बॉडी के पास? नो, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए मैं इसे बोलूंगा इन वाई डायरेक्शन एफ बराबर एम ए लिख रहा हूं फॉर रॉड, कंप्लीट रॉड के लिए। तो बताओ एक्स डायरेक्शन में टोटल मास एम इंटू एक्सेलरेशन 0, तो एफ एक्स कितना आया? एफ एक्स कितना आया? 0। तो फाइनली हमने हिंज फोर्स, अब देखो टोटल हिंज फोर्स, नेट हिंज फोर्स अगर निकालना हो आपको, नेट हिंज फोर्स, नेट हिंज फोर्स अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। क्योंकि एफ एक्स 0 है तो नेट फोर्स एफ वाई के बराबर ही आ जाएगा, तो mg/4 के बराबर आ गया नेट हिंज फोर्स। तो स्टेप्स अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले तो जब भी मतलब रिलीज करने पर या जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन पूछा हो तो आपको क्या करना है? अल्फा निकालना है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा करके अल्फा निकालना है, एसीएम निकालना है। फिर एसीएम जैसे ही आ जाए बॉडी के लिए एफ बराबर एम लिखना है, बस आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल नंबर 2। मान लो कि हमने रॉड को किसी एंगल पर रिलीज किया है, ये रॉड सीधी क्यों नहीं बन रही है? अरे भाई साहब, हम्म अब रॉड को मैंने इसी पोजीशन से रिलीज कर दिया। अच्छा सवाल है, सीखने के लिए, सीखने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। ये वही रॉड है, मास एम लेंथ एल वाला रॉड है, क्या हो रहा है, जिसका मास एम है लेंथ एल है। सवाल ये है कि अगर मैं इसको इसी वाले पोजीशन से रिलीज कर दूं, just after releasing the rod from the position, just after, find hinge force, find hinge force। अच्छा ऐसे में हमने जस्ट आफ्टर रिलीजिंग पूछा है, तो जरा बताओ प्रोसेस क्या है इसका? सबसे पहला टास्क क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। वैसे काम करते हैं, हम इसी में कैलकुलेशन कर लेते हैं, आसान होगा, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। मैंने तरीका आपको बताया था कि एक फोर्स कभी भी रॉड के परपेंडिकुलर मान लो, मान लेते हैं हिंज फोर्स का एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है, दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ वाई, ऐसा मान लो, ठीक है। अब बताओ इसके अलावा क्या एम जी फोर्स भी लग रहा होगा? एम जी फोर्स भी लग रहा है। जैसे ही आप रिलीज करोगे, जैसे ही आप रिलीज करोगे, किसका टॉर्क आएगा? टॉर्क आएगा कि नहीं हिंज के अबाउट? देखो टॉर्क अबाउट हिंज आई इंटू अल्फा के बराबर होगा कि नहीं? और टॉर्क अबाउट अगर मैं हिंज लिखूं तो किसका टॉर्क आएगा? इसका और इसका तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ mg का आएगा। और mg का टॉर्क हिंज के अबाउट अगर मैं लिखना चाहता हूं तो r परपेंडिकुलर तो ये बनेगा भाई, फोर्स वर्टिकली नीचे की तरफ है, r परपेंडिकुलर ये बनेगा। अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना चाहता हूं तो r परपेंडिकुलर इंटू एफ करके
आर परपेंडिकुलर इंटू एफ करके मैं टॉर्क अबाउट हिंज लिख रहा हूँ एम जी का, तो क्या लिखूंगा देखो, एल बाई टू। अब देखो, ये जो आर परपेंडिकुलर आया है, ये वाला लेंथ तो बनेगा एल बाई टू का साइन थीटा। ये एल बाई टू का कॉस थीटा बना, और ये जिसको मैंने आर पैरेलल बोल दूं या उसको छोड़ो, कोई मतलब नहीं, इसको लिखने का मतलब ही नहीं, इसको मत लिखो। ये वाला लेंथ बताओ, आर परपेंडिकुलर, ये वाला लेंथ, क्या ये एल बाई टू का साइन थीटा बनेगा? इनटू एम जी। वैसे हमने टॉर्क का कैलकुलेशन पहले कर रखा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप पिछला वाला वीडियो देखोगे तो उसमें टॉर्क का कैलकुलेशन हमने अच्छे से कर रखा है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज तो हमें पता ही है, एम एल स्क्वायर बाई थ्री। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा, इस वाली इक्वेशन से अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं देखो, एम जी अरे वो क्या रहा है, एल बाई टू साइन थीटा इंटू एम जी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा। यहां से अल्फा की वैल्यू आती है 3g साइन थीटा बाई 2l। कैलकुलेट कर लो। जैसे ही अल्फा आया, अब हम AC निकालेंगे, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आर इंटू अल्फा करूंगा मैं, आर इंटू अल्फा, और मेरे लिए आर किसके बराबर है, एल बाई टू। कैसे पता, देखो अभी फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूँ ना, आप कंफ्यूज होगे। देखो ये रॉड है, ये रॉड इस हिंज के अबाउट किस अल्फा से घूम रहा है, ये तो आपको मिल गया। अगर अल्फा आपको पता चल गया, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में, रॉड के परपेंडिकुलर, रॉड के परपेंडिकुलर। तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एल बाई टू इंटू अल्फा के बराबर होगा? और एल बाई टू इंटू अल्फा के बराबर अगर मैं करूंगा, तो देखो अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एल बाई टू इंटू अल्फा, अल्फा कितना है, 3g साइन थीटा बाई 2l, और एक तो एल और एल में बार बार कंफ्यूजन होता है, दोनों कैपिटल एल है ऐसा मानो। तो कितना बन गया देखो, 3g साइन थीटा बाई 4 के बराबर आ गए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट का, ये तो ऑलरेडी रॉड के परपेंडिकुलर है, सही बात है। तो देखो, ये रहा एक फोर्स, ये रहा दूसरा, इसको मैं एफ एक्स बोल दिया, इसको मैं एफ वाई बोल दिया। अच्छा, रॉड के ऊपर लगने वाले फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, रॉड के ऊपर लगने वाले फोर्सेस की बात करूं, तो इधर लगा था एम जी, एम जी का एक कंपोनेंट इधर करो, एक कंपोनेंट इधर करो, और एक कंपोनेंट इधर करो, ये बनेगा एम जी का कॉस थीटा, और ये बनेगा एम जी का साइन थीटा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर है। अब जरा बताओ कि पूरे सिस्टम के ऊपर इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नो। अगर इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एफ एक्स माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम इंटू जीरो। देखो अलोंग द रॉड क्या लिखना है, अलोंग रॉड अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा एफ एक्स माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम इंटू जीरो। तो एफ एक्स किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के। जबकि एफ वाई किसके बराबर आएगा? अब अगर एफ वाई निकालना है ना,
तो आपको रॉड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा माइनस एफ वाई बराबर एम इंटू ए सी लिखना पड़ेगा। नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू रॉड। क्या लिखूंगा मैं? एम जी साइन थीटा माइनस एफ वाई बराबर एम इंटू ए सी ओ एम। यहां से देखो क्या बन रहा है, एम जी साइन थीटा माइनस एफ वाई बराबर एम इंटू ए सी ओ एम कितना है, 3g sin θ/4, 3g sin θ/4। तो यहाँ से 1 - 3/4 1/4, तो एफ वाई कितना आ जाएगा, एम जी साइन θ/4। ये आ गया एफ वाई और ये आ गया एफ एक्स। दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया, एफ एक्स और एफ वाई। इट मीन्स कि नेट हिंज फोर्स कितना लिखोगे, √ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है एम जी कॉस थीटा का स्क्वायर, एफ वाई कितना है, एम जी इंटू साइन θ/4 का स्क्वायर। अब इन दोनों को स्क्वायर करके जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है। और अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं थीटा को 0 रखूं, थीटा को 0 नहीं, थीटा को 90 डिग्री रखूं, तो आंसर क्या आ रहा है? अगर आप थीटा को 90 डिग्री रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये mg/4 का होल स्क्वायर बनेगा। तो क्या mg/4 ही आ जाएगा नेट फोर्स? यही तो पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर आया था, है ना? वेरीफाई हो रहा है। इसमें एक पैटर्न और है, वो क्वेश्चन कर लेंगे तो काम अपना हो जाएगा। एक पैटर्न और है। अब देखो पैटर्न 3 इसका क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, फिर आपको पता चलेगा। मान लो एक रॉड है इस तरीके से रखा हुआ है और इसको यहाँ पे हिंज कर दिया गया है। सवाल ये है कि जब रॉड ऐसा हो जाएगा, ये इसका इन्होंने बोला है कि जब रॉड वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगा तब हिंज फोर्स बताओ, फाइंड। यहाँ पे हमने रिलीज किया था इसको, तो सवाल क्या है, फाइंड हिंज फोर्स इस वाले कंडीशन में जब ये थीटा एंगल बनाएगा। हमने यहाँ पे ऊपर से रिलीज किया है। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि अगर आप रिलीज करोगे और वो जब कुछ एंगल घूम जाएगा तो घूमने के बाद कुछ ओमेगा आ जाएगा, बॉडी के पास कुछ ना कुछ ओमेगा आ जाएगा। और अगर ओमेगा आया बॉडी के पास तो उसके सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा सेंटर की तरफ, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा दूसरी बात यह है कि रॉड के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, सेंटर ऑफ मास के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। कैसे पता? क्योंकि इस कंडीशन में टॉर्क तो आएगा और टॉर्क वाला कैलकुलेशन हमने किया हुआ है। तो एसी निकालना है अगर आपको, अब भाई अगर एसी ईटी पता चल जाए तो काम हो जाएगा। कैसे? देखो, क्योंकि मेरे लिए एफ एक्स ये है और एफ वाई ये है। अगर मैं अलोंग द रॉड, अगर मैं अलोंग रॉड एफ बराबर एम ए लिखूं तो मैं बोलूंगा, अच्छा फोर्सेस और भी तो लग रहे हैं, फोर्सेस पहले दिखाएं। देखो एम जी इधर लग रहा है, इस एम जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा और वो बनेगा एम जी का कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा, एम जी का साइन थीटा। तो अगर मैं अलोंग रॉड लिखूं तो मैं लिखूंगा एफ एक्स माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए सी। अब अगर ए सी पता चल जाए तो एफ एक्स पता चल जाएगा, अगर ए सी पता चल जाए तो एफ एक्स पता चल जाएगा। यह है इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं परपेंडिकुलर टू रॉड देखूं, परपेंडिकुलर टू रॉड
तो मुझे पता चल रहा है कि एम जी का साइन थीटा, ये वाला फोर्स, माइनस एफ वाई बराबर एम इंटू ए टी के बराबर लिखूंगा। इस इक्वेशन से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर ए टी पता चल जाए तो मुझे एफ वाई पता चल जाएगा। इसका मतलब ए सी ए टी दोनों चाहिए। और अगर ए सी ए टी चाहिए तो ए सी पता करने के लिए आपको करना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा, आर ओमेगा स्क्वायर। और अगर आपको ए टी निकालना है तो आपको टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करना पड़ेगा। अब सबसे पहले टॉर्क वाला इक्वेशन लगाते हैं सो दैट कि ए टी पता चल जाए। यूजिंग टॉर्क इक्वेशन, यूजिंग टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, हिंज के अबाउट लिख रहा हूं मैं। तो हिंज के अबाउट सिर्फ इसी का टॉर्क आएगा, है ना। तो आप लिखोगे एम जी इंटू एल बाई टू, टॉर्क इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। तो यहां से पता चल जाएगा कि अल्फा आ रहा है 3g/2l के बराबर। क्योंकि अल्फा आया है 3g/2l, इसलिए ए टी कितना आएगा, ए टी आता है आर इंटू अल्फा के बराबर। और आर का मतलब है l/2, अल्फा है 3g/2l। तो जो ए टी आया वो बना है 3g/4 के बराबर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 3g/4। इसका मतलब जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता चला, मुझे एफ वाई तो पता चल जाएगा, लेकिन क्योंकि मुझे एफ एक्स भी निकालना है, इसलिए मुझे ए सी निकालना पड़ेगा। और ए सी होगा आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर, है ना। तो ओमेगा पता करो यूजिंग डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के रोटेशनल वाला। इस वीडियो के पहले हमने वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशनल मोशन पूरा कंप्लीट कर रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो देखो, जब रॉड को आप रिलीज करोगे ना हॉरिजॉन्टल से, तो जब वो नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा ये सोचो पहले। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आएगा भाई? सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे चला है, कितना नीचे आया। ये वाला लेंथ कितना होता है, l/2। तो l/2 का cos थीटा ही तो है। मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो l/2 cos थीटा से नीचे चला है। तो देखो, वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू होगा डेल्टा के। वर्क डन बाई ग्रेविटी आ कितना रहा है, mg इंटू l/2 cos थीटा। और डेल्टा के कितना लिखोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि इनिशियली हमने रॉड को रिलीज किया था, तो ये जीरो हो गया। यहां से 2 से 2 चला गया, एक एल से एक एल चला गया, एम से एम चला गया। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आना चाहिए 3g cos थीटा बाई एल। 3g cos थीटा बाई एल के बराबर आया है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो ए सी कितना होगा, ए सी होता है आर ओमेगा स्क्वायर। और सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस पे है, l/2 पे। तो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कितना है 3g cos थीटा बाई, यहाँ से एल चला गया, तो ये ए सी कितना है 3g cos थीटा बाई 2। तो अब मुझे ए टी ए सी भी पता चल गया। तो बस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखो, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा, एफ एक्स बराबर एम इंटू ए सी, एफ एक्स बराबर एम इंटू ए सी कितना है 3g cos थीटा बाई 2 प्लस एम इंटू ए सी प्लस एम जी कॉस थीटा। तो ये 1 प्लस 3/2 प्लस 1 5/2, 5/2 एम जी कॉस थीटा आया है एफ एक्स की वैल्यू। और एफ वाई कितना आ रहा है, अगर मुझे एफ वाई कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन नंबर 2 को देखना पड़ेगा। और एफ वाई बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एम इंटू ए टी।
और 80 कितना है? 3g/4। और यहाँ पे साइन थीटा भी आएगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, जो हमने लिखा था ना। यहाँ साइन थीटा मिसिंग है भैया, साइन थीटा भी आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, साइन थीटा तो आना ही था, तो यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो ये बन जाएगा 3g/4, 3g साइन थीटा बाई 4। तो 1 माइनस 3/4 मतलब 1/4, तो ये बनेगा mg साइन थीटा बाई 4, ये बना है fy। तो आपने देखा fy ये आ गया और fx, fy ये है, fx यहाँ है, तो fnet क्या होगा? हिंज फोर्स का नेट कितना बनेगा? fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, और fx कितना है? 5/2 mg cos थीटा का स्क्वायर प्लस 1/4 mg साइन थीटा का। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। कई बार एक और भी अच्छा सवाल इसमें पूछा जाता है कि रॉड रॉड से कितने एंगल पे बन रहा है, नेट फोर्स कितने एंगल पे आ रहा है। तो देखो सीधी सी बात है, रॉड ऐसे सोच के देखो, आपको ये तो पता चल गया कि एफ वाई क्या है और ये पता चल गया कि एफ एक्स क्या है। अगर ये दोनों पता है, मैं मान लिया कि नेट फोर्स इधर लग रहा है, नेट हिंज फोर्स इधर लग रहा है, तो अगर मैं इसको थीटा मान लूं या अल्फा मान लूं, तो क्या tan अल्फा दिस फोर्स डिवाइड बाय दिस फोर्स किया जा सकता है? और अगर आप ऐसा करोगे तो एफ एक्स कितना था? एफ एक्स था 5/2 mg cos थीटा। देख लेते हैं, और एफ एक्स कितना है, सॉरी एफ वाई कितना है? mg साइन थीटा बाई 4। तो ऐसे mg से mg चला गया, ये 2 टाइम चला गया, तो ये बनेगा 10 cot थीटा। तो जो अल्फा आएगा ना, tan इनवर्स 10 cot थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आप ये बता सकते हो कि रॉड से कितने एंगल पर नेट फोर्स आएगा? 90 प्लस अल्फा के बराबर, 90 प्लस अल्फा एंगल पे नेट फोर्स आएगा। इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ पूछा नहीं जाता है आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो। और जो भी क्वेश्चन आएगा हिंज फोर्स से कैलकुलेशन का, यही तीन ही पैटर्न्स हैं, इन्हीं तीन पैटर्न पे क्वेश्चन बनना है।